जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आपका एग्जाम भी यदि 26 अप्रैल को ही है तो साथियों आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से दो ध्रुव जो है ना शामिल है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए, शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से दो ध्रुव जो है यहाँ पे शामिल है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे आपके शिक्षक और छात्र। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है शिक्षक और छात्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शिक्षण विधि में इसके फोल्डिंग की अवधारणा सबसे अधिक प्रचलित है। चलिए बताइएगा आप कि किस शिक्षण विधि में इसके फोल्डिंग की अवधारणा सबसे अधिक प्रचलित है। तो याद रख लीजिएगा सामाजिक रचनात्मक विधि के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सामाजिक रचनात्मक विधि के होगा। आगे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन स्तर पर किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बताइएगा आप कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मूल्यांकन स्तर पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे इसमें पूछे जाते हैं न्यायिक प्रश्न। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, न्यायिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षार्थी की विशेषताओं के अंतर्गत प्रेरणा किस किस श्रेणी में आती है। चलिए बताइएगा कि शिक्षार्थी की विशेषताओं के अंतर्गत प्रेरणा जो ये किस श्रेणी में आती है। तो याद रखेंगे ये आते हैं भावनात्मक विशेषताएं में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य की श्रेणी में आती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य की श्रेणी में आती है। तो याद रखेंगे फिल्म हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, फिल्म होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि समस्या समाधान विधि में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। चलिए बताइएगा कि समस्या समाधान विधि में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो इनकी भूमिका हो जाएंगे सुविधा प्रदाता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुविधा प्रदाता होगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो याद रखेंगे इनकी मुख्य विशेषता क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो तार्किक चिंतन लेकिन मूर्त वस्तुओं पर आधारित। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि कौन सी शिक्षण विधि स्व अनुशासन और स्वनिर्देशिक अधिगम पर सबसे अधिक बल देती है। चलिए बताएंगे आप कि कौन सी शिक्षण विधि स्व अनुशासन और स्व निर्देशित अधिगम पर सबसे अधिक बल देती है। तो ये हो जाएंगे प्रोजेक्ट विधि पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, प्रोजेक्ट विधि पे होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक
शिक्षार्थी की अधिगम शैली में सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को सबसे अधिक प्रभावित करता है? तो ये हो जाएंगे पर्यावरण और अनुभव। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पर्यावरण और अनुभव होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो पावर पॉइंट प्रोजेक्टेशन किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? तो ये हो जाएंगे प्रक्षेपण सामग्री। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, प्रक्षेपण सामग्री होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रटने की प्रवृत्ति किस प्रकार के शिक्षार्थियों में सबसे अधिक जो है ना पाई जाती है? तो रटने की प्रवृत्ति किस प्रकार के शिक्षार्थियों में सबसे अधिक पाई जाती है? तो याद रख लीजिएगा, ये पाई जाती है आश्रित शिक्षार्थी में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आश्रित शिक्षार्थी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नों उत्तर विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? चलिए बताएंगे आप कि प्रश्नों उत्तर विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या होगा? तो इनका सबसे महत्वपूर्ण लाभ होगा छात्रों की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री त्रिआयामी है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री त्रिआयामी है? तो याद रख लीजिएगा, ग्लोब होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ग्लोब होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए शिक्षण विधि का उपयोग सबसे उपयुक्त है। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग सबसे उपयुक्त होगा? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बहुसंवेदी शिक्षण का उपयोग महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी शिक्षण विधि अनुभवनात्मक अधिगम पर आधारित है? तो कौन सी शिक्षण विधि अनुभवनात्मक अधिगम पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रयोगशाला विधि होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृष्ठपोषण शिक्षण प्रक्रिया जो है ये कौन सा यहाँ पे घटक है? तो पृष्ठपोषण शिक्षण प्रक्रिया कौन सा यहाँ पे जो है घटक है? तो याद रख लीजिएगा, ये नियंत्रण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, नियंत्रण होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की सृजनात्मकता को सबसे अधिक जो है ना बढ़ावा देता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थी की सृजनात्मकता को सबसे अधिक बढ़ावा देता है? तो ये हो जाएंगे मुक्त एवं लोकतांत्रिक वातावरण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षण सहायक सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण सहायक सामग्री का जो मुख्य उद्देश्य होगा, इनका मुख्य उद्देश्य होगा अधिगम को प्रभावी और रोचक बनाना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि सहकारी अधिगम की विधि में छात्रों के समूह जो है ये किस आधार पर बनाए जाने चाहिए? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि सहकारी अधिगम की विधि में छात्रों के समूह किस आधार पर बनाए जाने चाहिए? तो ये बनाए जाने चाहिए आपके किस पे? तो विषम योग्यता के आधार पर। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शोध मुख्यतः सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है? चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध मुख्यतः सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे मौलिक शोध। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, मौलिक शोध होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शोध के संदर्भ में परिकल्पना का शून्य रूप जो है क्या दर्शाता है? तो शोध के संदर्भ में परिकल्पना का शून्य रूप क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाते हैं आपके दो चरों में कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है।
आगे देखिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शोध का कौन सा चरण सबसे पहले आता है। चलिए बताएंगे आप कि शोध का कौन सा चरण सबसे पहले आता है। तो याद रखेंगे शोध का जो है समस्या का चयन पहले आता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, समस्या का चयन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक शोध में मुख्य रूप से किस प्रकार के जो है आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐतिहासिक शोध में मुख्य रूप से किस प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो इनमें उपयोग किए जाते हैं प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो याद रख लीजिएगा, प्रयोगात्मक विधि होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्रयोगात्मक विधि होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शोध नैतिकता के अंतर्गत सूचित सहमति का क्या अर्थ है। तो शोध नैतिकता के अंतर्गत सूचित सहमति का क्या अर्थ है। तो इनका अर्थ है प्रतिभागी को शोध के उद्देश्य और प्रक्रिया की जानकारी देकर सहमति लेना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि साहित्यिक चोरी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शामिल है। चलिए बताइएगा आप कि साहित्यिक चोरी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है शामिल हो जाएगा। तो दूसरों के विचारों को बिना यहाँ पे श्रेय दिए उपयोग करना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शोध प्रबंधन में सारांश का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि शोध प्रबंधन लेखन में सारांश का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य है शोध का संक्षिप्त परिचय देना। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि केस स्टडी किस प्रकार के शोधों के अंतर्गत आती है। तो केस स्टडी किस विधि के प्रकार के शोधों के अंतर्गत आती है। तो ये अंतर्गत आती है गुणात्मक शोध के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुणात्मक शोध के होगा। अगला क्वेश्चन है कि शोध में वैधता का क्या तात्पर्य है। तो याद रखेंगे, शोध में वैधता का क्या तात्पर्य हो जाएगा। तो उपकरण द्वारा वही मापना जो मापने का उद्देश्य है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि शोध में विश्वसनीयता का क्या तात्पर्य है। चलिए बताएंगे आप कि शोध में विश्वसनीयता का क्या तात्पर्य है। तो शोध में विश्वसनीयता का तात्पर्य है उपकरण द्वारा लगातार समान परिमाण देना। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध का चरण नहीं है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध का चरण नहीं है। तो आंकड़ों का प्रकाशन नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आंकड़ों का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन है कि शोध प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो शोध प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो याद रख लीजिएगा, शोध की विधि और उद्देश्य होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक विधि में किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो आगमनात्मक विधि में किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो विशेष से सामान्य की ओर किए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निगमनात्मक विधि में किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, निगमनात्मक विधि में किस क्रम का अनुसरण किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं सामान्य से विशेष की ओर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सामान्य से विशेष की ओर की जाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो टॉप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।